आज के सेशन में हम साउंड वेव के ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ब्रॉडली स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, आप समझ गए, एग्जीक्यूट करें, कर पाएंगे, आंसर तक पहुंच पाएंगे। आइए समझते हैं हमारा आज का पहला सवाल। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक पार्टीशन है। ये पार्टीशन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है जिसकी कोई इनर्शिया नहीं है। ये मेम्ब्रेन आसानी से फ्लेक्स कर सकता है। ये भी एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। ए पर जो सिलेंडर का कवर है वो भी एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। हाउएवर ये जो एंड है सिलेंडर का वो एक रिजिड एंड है, एकदम फिक्स्ड एंड है। ऐसा इस सिलेंडर में जो दो चैम्बर आपको दिख रहे हैं, दो पार्टीशन दिख रहे हैं, इसमें दोनों में सेम गैस भरी हुई है, डिफरेंट गैस भरी हुई है, दोनों में डिफरेंट गैस भरी हुई है। इस गैस में साउंड की जो स्पीड है वो 1100 मीटर पर सेकेंड है और इस चैम्बर में, इस गैस में जो साउंड की स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकेंड है। इस चैम्बर की लेंथ 0.5 मीटर है और इस चैम्बर की लेंथ 1 मीटर है। ठीक है। सी रिजिड है, ए एंड बी आर फ्लेक्सिबल डायफ्राम्स विथ लिटिल इनर्शिया, मतलब इनका इनर्शिया जो है मास एग्जैक्टली आप इग्नोर कर सकते हो, बड़े आसानी से फ्लेक्स कर सकते हैं, कहने का ये मतलब। यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ अननोन है उसको चालू कर दिया आपने, तो ट्यूनिंग फोर्क ने वेव, साउंड वेव भेजना शुरू किया जिससे ये डायफ्राम कांपने लगेगा। एक डायफ्राम कांपेगा तो डायफ्राम विल एक्ट एज ए सोर्स। मैं सब क्यों बोल रहा हूं, सब समझाना नहीं मुझे, फिर भी बोल रहा हूं। डायफ्राम विल एक्ट एज ए सोर्स। ये डायफ्राम इधर चला तो कंप्रेशन, इधर गया तो रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। यहाँ कंप्रेशन रेयरफैक्शन की पल्सेस पैदा होंगी, यहाँ साउंड वेव क्रिएट होगी। ये साउंड वेव जब इस डायफ्राम को हिट करेगी तो ये भी फ्लेक्सिबल है, ये भी फ्लेक्स करेगा, तो नेचुरली वेव यहाँ भी ट्रांसमिट होगी। ये रिजिड है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडिंग वेव इज सेटअप इन दिस सिलेंडर। क्यों बना है स्टैंडिंग वेव, सोच के बताइए। आप देख रहे हैं कि डिस्टरबेंस ऐसे तो ट्रैवल कर ही रहा है, ये रिजिड बाउंड्री है, यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, पक्की बात। तो यहां जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव उल्टे डायरेक्शन में चलती हुई मिलेगी और नेचुरल सी बात है कि इधर से लगातार वेव आ रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो इस एक तरह से गैस का कॉलम ही तो है ये, बीच में एक डायफ्राम है जरूर, बट ये है एक गैस का कॉलम, इसमें स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि मान लो ए जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, होना भी चाहिए। ये एक इनर्शियालेस डायफ्राम है, तो ये जो पॉइंट है ये बड़े आसानी से फ्लेक्स कर सकता है। यहाँ जो पार्टिकल है वो बड़े आसानी से ऐसे मूव कर सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिहाज से देखें तो वो एक एंटी नोड है, ऐसा मान लीजिए। अब क्वेश्चन कहता है कि डायफ्राम बी हालांकि फ्लेक्सिबल है, पर जो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ उसमें देखा गया कि डायफ्राम बी जो है वो एक नोड है। डायफ्राम बी इज ए नोड, डायफ्राम बी इज ए नोड। ओके, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट दिस ट्यूनिंग फोर्क माइट बी हैविंग। इस ट्यूनिंग फोर्क की छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है ये आपको पता लगाना है। देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं देखा है तो भी आपको इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो पढ़ के आए हैं उसी पे क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक अलग मीडियम है, इस गैस का कैरेक्टर नेचर अलग है, इसका अलग है। ये दोनों अलग अलग मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम हैं। तो जब दोनों अलग अलग मीडियम हैं, दोनों में वेव की स्पीड अलग अलग होगी। ठीक, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पॉइंट नोड होना चाहिए, है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। कहीं दिमाग जा रहा है कि तुमने कुछ पढ़ रखा है पहले ऐसा? हाँ, पिछले ही सेशन में या उसके पहले वाले सेशन में हम कर रहे थे कि एक रस्सी है, इसके साथ एक दूसरी रस्सी बंधी है, हल्की या भारी। मान लो कि ज्वाइंट एक नोड है, इसमें स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश हो गया, बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है? ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, दोनों तरफ से चलने वाले वेव हैं, स्टैंडिंग वेव स्टैब्लिश हुआ है, कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, दिया हुआ है कि ये पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, ये नोड है,
और ये डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो इसको तो नोड होना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिजिड एंड है। तो ये बिल्कुल वैसा ही सवाल हुआ जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ सवाल की भाषा बदल दी गई, साउंड वेव के टर्म्स में पूछ दिया गया। अब आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मैं डिस्प्लेसमेंट वेव के टर्म्स में ही यहाँ पे वेव को दिखा रहा हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है, क्वेश्चन के मुताबिक ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो स्टैंडिंग वेव बन गया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पे कितने लूप्स हैं, पर ये नोड है और ये नोड है, तो एक लूप होगा, दो लूप होगा, 3, 5, 8, 10 ऐसे लूप होंगे। मैंने मान लिया m नंबर ऑफ लूप्स है यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार चूंकि ये एंटी नोड है और यहाँ नोड है, तो हो सकता है कि सिर्फ हाफ लूप ही यहाँ पे हो, ये एंटी नोड और ये नोड, ऐसा भी हो सकता है। या 1.5 लूप हो, या जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है इस समय 2.5 लूप हो। तो नंबर ऑफ लूप्स n+½ हो सकती है, जहाँ n मैंने टेक्निकली स्पीकिंग तो हम बोलें तो 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं, क्योंकि या अगर सिर्फ इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि यहाँ एंटी नोड और यहाँ नोड, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है हाफ। अगर आप n को 1 से ही काउंटिंग शुरू करना चाहते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, इसको n-½ लिख दीजिए, चलेगा। n-½ लिख देंगे, काउंटिंग 1 से शुरू करेंगे तो 1-½ हाफ लूप, n की जगह 2 लिखेंगे तो 2-½ 1.5 लूप, वो भी चलेगा। पर अभी ठीक है, मुझे ध्यान है n एक बार देखेंगे 0 भी हो सकता है। ठीक, अब कौन सी चीज कॉमन है? आंसर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी है, हर चीज की फ्रीक्वेंसी वही है। तो जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना है, यहाँ जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, ये वही है जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ध्यान दीजिएगा सेम है। अगर यहाँ n+½ लूप्स अगर हम मान रहे हैं और इस वाले मीडियम में वेव की वेवलेंथ को λ1 लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो लंबाई हुई ये कितनी हो गई? λ/2, λ/2, हाफ टाइम्स λ/2, तो n लूप्स एंड हाफ लूप्स, n+½ λ/2, λ1 लिख दिया, यहाँ जो वेवलेंथ है उसको λ1 लिख दिया है, और ये लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर। ठीक, सिमिलरली इस पार्ट में देखेंगे तो हमने माना m लूप्स बने हैं, तो m इंटू λ2/2, ये लेंथ λ2, यहाँ का वेवलेंथ λ2, λ2 का हाफ, या λ2 का हाफ m टाइम्स, m टाइम्स λ2/2, ये वाली लेंथ जो कि 1 मीटर दी हुई है। नेचुरली यहाँ से देख के समझ में आ रहा है ये हाफ है, 1 है, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो इसकी डबल है, तो दिस नंबर इज डबल ऑफ दिस, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक, अब इसको ऐसा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्चुअली मैं पहले से लिख देता हूँ ना तो परेशान हो जाता हूँ कि क्या लिखा था, और न लिखूँ तो समय ज़्यादा लगता है। आपका समय बचाना है इसलिए पहले से लिख देता हूँ तो भूल जाता हूँ लिखा क्या था। चलिए देखिए, λ1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ जो साउंड की स्पीड है 1100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, वही वेवलेंथ है यहाँ पे। यहाँ का वेवलेंथ क्या है? साउंड की स्पीड इस जगह पे 1100 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, वो लिख दिया λ1, और λ2 उसी तरीके से यहाँ साउंड की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो सेम। तो ये f और f कैंसिल हो गया, ये मोटा मोटी देखे तो आपको ये रिलेशन मिल गया, m और n का रेशियो मिल गया। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से यहीं पे समझ में आ जाता है कि m की वैल्यू 11 और n की वैल्यू 1 सही नंबर है। m 11 और n 1 ले ले तो 11/3 परफेक्टली ओके। हाँ, ऑफ कोर्स m और n के दूसरे हायर वैल्यूज भी आपको मिलेंगे, पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो ये जो सिस्टम जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उस तरीके से जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर सकता है वो जानने के लिए हम n और m की लोएस्ट वैल्यू ही चुनेंगे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ n और m की लोएस्ट वैल्यू n1 और m11 है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके लैम्डा निकाल सकते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन जो है इसका इस्तेमाल करके n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करके ये λ1 कैलकुलेट कर लिया गया, और λ1 मिल गया तो फिर फ्रीक्वेंसी मिल गई। जिस मीडियम में वेव का वेवलेंथ λ1 है वहाँ साउंड की स्पीड 1100 दी गई थी, तो 1100 स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी आ गई।
आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अच्छे से 2 मिनट बैठ के सोचिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था और हम लोगों ने इस तरह से प्रोसीडिंग क्यों की। हड़बड़ तड़बड़ में कि हाँ आंसर आ गया तो आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी आएगा तो आप